आपका दिव्या मैम की साइंस क्लास में। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ पिछला आपने पढ़ लिया होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके हैं और आपको याद ही होगा। आज हम पढ़ेंगे वियोजन अपघटन अभिक्रिया 1.2.2 वियोजन अपघटन अभिक्रिया। क्रियाकलाप 1.5। एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। क्वथन नली को बर्नर या स्प्लिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है, और गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। बच्चों, ये चित्र 1.4 जो है, इस 1.4 चित्र को आप ध्यान से देखिए। इसमें एक बालिका क्वथन नली में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म कर रही है। तो इसको गर्म करने के पश्चात जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग परिवर्तन हुआ उसको देखेंगे। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ? यानी फेरस सल्फेट के क्रिस्टल किस रंग के थे? हरे रंग के थे। और सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षित विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। और जब सल्फर जलता है तो उसकी विशेष प्रकार की गंध आती है। तो बच्चों, इसमें ध्यान देने योग्य बात ये होती है कि क्वथन नली को डायरेक्ट अपनी नाक के पास नहीं रखना होता, धीरे से तिरछा करके इस गंध को लेना होता है। अब है इसकी समीकरण कैसे लिखते हैं। तो इसका जो समीकरण है बच्चों, 2FeSO4 ऊष्मा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, यानी फेरस सल्फेट से क्या बन गया है? फेरिक ऑक्साइड बन गया है। बच्चों, इस पूरी समीकरण को आप बॉक्स में रख लीजिए। इसमें फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा देकर हमने गर्म किया तो वह फेरिक ऑक्साइड बन गया। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है Fe2O3 और फेरस सल्फेट का सूत्र था FeSO4। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। तो बच्चों, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन इसका मतलब है किसी चीज का टूटना। तो टूटने को या अपघटन को ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हमारे पास एक अभिकारक था, एकल अभिकर्मक। ये इसकी परिभाषा हो गई वियोजन अभिक्रिया की, कि एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाए, यही वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें हमने फेरस सल्फेट को जलाया तो उसमें से Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बना, SO2 बना और SO3 बना। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है। यानी कि ये जो H2O लगा हुआ है ना इसके साथ में, ये इसके क्रिस्टल का जल होता है। हर क्रिस्टल में कुछ न कुछ जल के अणु होते हैं। इसमें कितने हैं? 7 हैं। और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। क्रिस्टल जो हरे रंग का था अब उसका रंग बदल गया। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि SO2 और SO3 गैसें हैं। यानी कि जो फेरिक ऑक्साइड बना यह कैसा था? यह ठोस बना है, जबकि SO2 और SO3 गैसें बनी हैं। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं। बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड जो होती है इसको चूना या बिना भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो बच्चों, वियोजन अभिक्रिया जैसा कि मैंने आपको बताई कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? ये वियोजन अभिक्रिया होती है किसी चीज के अणु का टूटना। तो बच्चों, हम किसी भी चीज को कितनी तरह से तोड़ सकते हैं?
वैसे हाथों से तोड़ सकते हैं आप बताओगे, लेकिन विज्ञान की भाषा में हम किसी चीज को गर्म करके तोड़ सकते हैं। आगे हम और भी तरीके पढ़ेंगे कि वियोजन अभिक्रिया और किस किस तरीके से होती है। अभी हमने ये पढ़ा कि वियोजन अभिक्रिया में हमने फेरस सल्फेट को गर्म करा और फेरिक ऑक्साइड बना। अब जो चूना पत्थर है उससे बुझा हुआ चूना कैसे बनता है? CaCO3 ये चूना पत्थर का सूत्र है। इसको हमने जब गर्म किया, ऊष्मा दी, तो ये बना CaO प्लस CO2। अब जो CaO बना यह बना बुझा हुआ चूना। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिया गया है। इस बच्चों बुझे हुए चूने का जो मैं एक बार बताना चाहूंगी, 1.20 जो समीकरण है ये बुझा हुआ चूना की समीकरण है। ये आपको अवश्य याद रखनी है क्योंकि इस पर बोर्ड में प्रश्न बनता है। तो ये जो समीकरण है ये आपको याद रखनी है और इसमें आपका उपयोग भी ये पूछते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड ये जो चूना है इसका क्या उपयोग होता है? तो सीमेंट बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिया गया है। क्रियाकलाप 1.6 बच्चों, एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए, जैसा चित्र 1.5 में दिखाया गया है। आपने क्या देखा? यदि कोई परिवर्तन हुआ तो उसे नोट कर लीजिए। आप चित्र 1.5 देखिए। इस चित्र में लेड नाइट्रेट को एक क्वथन नली में लिया है, बहुत ही थोड़ी मात्रा में लिया है, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लिया है और इसको गर्म किया है। अब इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है? और बच्चों ये जब क्वथन नली गर्म करते हैं ना हम, तो इसको चिमटे से पकड़ते हैं, नहीं तो हमारा हाथ क्या हो गया? जल जाएगा। ये बर्नर है, ये चित्र 1.5। अब आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। किसमें से? लेड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करें तो भूरे रंग का धुआं निकलता है। परख नली में आप देख सकते हैं कि भूरे रंग का धुआं निकल रहा है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 इसका धुआं है बच्चों। किसका धुआं है ये? NO2 का धुआं। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। यह अभिक्रिया है बच्चों, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए अपनी किताब में। 2PbNO3 होल ट्वाइस। तापन, इसको गर्म करेंगे। 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। तो जो लेड नाइट्रेट था इसको अगर गर्म करा तो लेड ऑक्साइड बन गया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन गया बच्चों? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 और O2 यानी ऑक्सीजन निकल गई। तो ये भी किसका उदाहरण है? ये भी एक वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। आइए क्रियाकलाप 1.7 और 1.8 में दी गई कुछ अन्य अपघटन क्रियाएं करें। तो बच्चों अभी हमारा टॉपिक चल रहा है अपघटन अभिक्रियाएं। तो अपघटन अभिक्रियाओं के हम क्या पढ़ रहे हैं? उदाहरण। अब है क्रियाकलाप 1.7, इसमें भी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण पढ़ाया जाएगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और भी पूरे कोर्स के अलग अलग वीडियोस मिल सके और इनको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कर लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है ना, तो पढ़ाई स्कूलों में हो नहीं रही बच्चों की। तो आप इसको ऑनलाइन मेरे साथ साथ पढ़िए, जिससे आपका पूरा 10th का कोर्स हो जाएगा और आपको बोर्ड्स में परेशानी नहीं होगी। क्रियाकलाप 1.7, एक प्लास्टिक का मग लीजिए। इसकी तली में 2 छिद्र करके उनमें रबड़ का डॉट लगा दीजिए। बच्चों ये चित्र है ना जो 1.6, ये चित्र जल का वैद्युत अपघटन बताता है। तो जल होता है ना जो पानी, इसका भी वियोजन होता है। पानी आपको मालूम है किस किस से बना होता है? पानी का सूत्र होता है H2O। तो पानी में हाइड्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन गैस होती है। तो बच्चों ये जो पानी है, पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में
वियोजन करना अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन इसका वियोजन हम गर्म करके नहीं कर सकते, अगर हम गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा। तो जल का वियोजन होता है विद्युत अपघटन से। विद्युत अपघटन मतलब पानी में दो तारे लगा के कैथोड और एनोड बना के उसके अंदर बिजली इस बैटरी से डालते हैं। तो बिजली से यानी विद्युत अपघटन से हम जल का अपघटन कर सकते हैं, जिससे जल अपने घटकों में, घटक यानी जिससे जल बना है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसमें बदल जाएगा। अब आगे चलते हैं बच्चों। एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसकी तली में 2 छेद करके उसमें रबड़ का डॉट लगा दीजिए। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, जैसा कि चित्र 1.6 में दिखाया गया है। ये जो 2 आपको दिख रहे हैं ना डॉट्स, ये हैं इलेक्ट्रोड। इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। आप ये देखिए, ये बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो ये बैटरी है 6 वोल्ट की, ठीक है। अब है, मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। ये जो पानी भरा ना हमने बच्चों इसमें मग में, इस मग में पानी के साथ साथ तनु H2SO4, तनु H2SO4 यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, तेजाब होता है, तेजाब की 2-3 बूंदें हमें इस पानी में डाल देनी है। जल से भरी 2 अंशाकित परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते देखेंगे। ये बुलबुले अंशांकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। क्या दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? जब दोनों परख नलियां गैस से भर जाएं, तब उन्हें सावधानी पूर्वक हटा लीजिए। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नलियों के मुंह के ऊपर लाकर इन गैसों की जांच करिए। सावधानी क्या रखनी है कि ये जो अपन इन गैसों का जांच कर रहे हैं ना, ये जांच हमें शिक्षक के साथ में करनी है, क्योंकि जब भी हम कोई आग जलाने का काम करते हैं, हमारे पास किसी बड़े का होना आवश्यक होता है। दोनों स्थितियों में क्या होता है, दोनों परख नलियों में कौन सी गैस उपस्थित है? तो बच्चों, ये परख नलियां आपको दिख रही हैं दोनों, एक पे लिखा है ऑक्सीजन और एक पे लिखा है हाइड्रोजन। तो आप देखिए कि हाइड्रोजन वाली में जगह ज्यादा है खाली स्थान, जबकि ऑक्सीजन में जगह कम है। तो ये हमारी दोनों गैसें इकट्ठी हुई हैं, किससे? जल के विद्युत अपघटन से। तो बच्चों, ये जो पूरा चित्र है, ये पूरा चित्र आपको जल के विद्युत अपघटन के प्रश्न में बनाना है, और उसका जो प्रयोग करा है, इसकी क्रियाविधि, ये पूरी आपको लिखनी है जब ये प्रश्न आ जाए कि जल का विद्युत अपघटन का सचित्र वर्णन करिए। अब बच्चों, क्रियाकलाप 1.8। अच्छा, आपको ये परख नली वाला जो मैंने बताया ना, हाइड्रोजन गैस है, इसमें खाली जगह ज्यादा है, ऑक्सीजन वाली में खाली जगह कम है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर दे देती हूँ, क्योंकि आपको मालूम है जल जो होता है, इसका सूत्र होता है H2O। H2O का मतलब हाइड्रोजन जो गैस होती है वो 2 परमाणु होते हैं उसके, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर जल बनाता है। तो ऑक्सीजन से दुगनी हाइड्रोजन होती है, इसलिए इसमें दुगनी जगह है। अब क्रियाकलाप 1.8। चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। इसका रंग क्या है? इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। थोड़ी देर बाद सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखिए। बच्चों, आप चित्र 1.7 देख पा रहे हैं, इसमें है सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का धूसर रंग सिल्वर धातु बनाता है, यानी कि ये जो सिल्वर क्लोराइड जो होता है धूसर रंग का हो जाता है, और इससे क्या बनती है? सिल्वर धातु बनती है। प्लेट होती है, चाइना डिश होती है, इसको प्लेट कहते हैं। उसमें इन्होंने क्या रख दिया? सिल्वर क्लोराइड। इस सिल्वर क्लोराइड को सिंपल धूप के प्रकाश में रख दिया, यानी रोशनी में रख दिया। तो तभी जब हम प्रयोगशाला में सिल्वर क्लोराइड रखते हैं ना बच्चों, तो उसको धूप से बचा के रखते हैं अंधेरे कमरे में, नहीं तो वो पूरा उड़ जाता है और उस AgCl में से Ag यानी सिल्वर बन जाता है। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड
धूसर यानी ग्रे रंग का हो जाता है। पहले कैसा था, ये सफेद रंग का था। प्रकाश की उपस्थिति में, यहां से बच्चों अंडरलाइन करिए, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। सिल्वर पता है बच्चों किसको कहते हैं, चांदी को कहते हैं। इसकी समीकरण 1.22 बनेगी। कौन सी बनेगी, समीकरण 1.22। ओके, अब इस समीकरण को देख लेते हैं हम। 2AgCl सूर्य का प्रकाश 2Ag प्लस Cl2। सिल्वर ब्रोमाइड का भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है, यानी जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ये सिल्वर ब्रोमाइड की समीकरण है बच्चों, और ये ऊपर वाली है AgCl सिल्वर क्लोराइड की। यानी जो सिल्वर के साथ क्लोरीन जोड़ दो या ब्रोमाइड जोड़ दो, इनको सूरज की रोशनी में रख दो तो इनसे सिल्वर यानी चांदी अलग हो जाती है, ब्रोमाइड अलग हो जाता है, ब्रोमीन अलग हो जाती है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है? हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने बताया था ना बच्चों कि विघटन अभिक्रिया के लिए या तो हम उसको गर्म कर सकते हैं, ऊष्मा दे सकते हैं, प्रकाश दे सकते हैं या विद्युत ऊर्जा दे सकते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये बच्चों परिभाषा है किसकी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया की ये परिभाषा है। निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। अब ये क्रियाकलाप इन्होंने कहा है कि ये आप करें। एक परख नली में लगभग 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर कांच की छड़ से मिलाइए। अपनी हथेली से परख नली के निचले सिरे को छुइए। आप कैसा महसूस करते हैं और बताइए कि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। अभी जो प्रश्न है बच्चों, ये जब मैं प्रश्न उत्तर का वीडियो बनाऊंगी उसमें कराऊंगी। अब हम पढ़ते हैं 1.2.3 विस्थापन अभिक्रिया। क्रियाकलाप 1.9। लोहे की 3 कील लीजिए, उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। ए तथा बी से चिन्हित की हुई 2 परख नलियां लीजिए। प्रत्येक परख नली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। ये चित्र देख रहे हैं ना बच्चों 1.8, इस चित्र के अनुसार प्रयोग करना है। 2 परख नलियां ले ली, उसमें ए और बी लिखा हुआ है और प्रत्येक परख नली में हमने 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया है। 2 कीले धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबोकर रखेंगे और तुलना करेंगे कि एक कील को अलग रखेंगे। 20 मिनट बाद दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। परख नली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी कील से कीजिए। चित्र 1.8 बी। प्रयोग से पहले तथा उसके उपरांत लोहे की कील तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना। हाँ तो बच्चों आप बी चित्र में देखिए 2 बॉक्स बने हुए। एक बॉक्स में लोहे की कील है 2, एक कील जो कि अभी तक भी चमकदार बनी हुई है क्योंकि वो कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली नहीं गई थी, बाहर रखी गई थी, और जो कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली गई कील थी वह भूरे रंग की हो गई है। तो बच्चों ये बॉक्स है, इसमें 2 परख नलियां हैं ए और बी। परख नली ए में कॉपर सल्फेट का विलयन है जिसमें हमने कोई भी कील नहीं डुबोई थी तो उसका नीला रंग बरकरार है। परख नली बी में कॉपर सल्फेट का नीला रंग हल्का पड़ चुका है।
लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया? इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रिया हुई। बच्चों ये अभिक्रिया है FeS सॉलिड यानी Fe यानी आयरन, कॉपर सल्फेट FeSO4 प्लस Cu यानी जो आयरन था वो कॉपर सल्फेट से क्रिया करके आयरन सल्फेट बन गया, FeSO4 बन गया और कॉपर यानी Cu अलग हट गया। इस अभिक्रिया में लोहे यानी आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया यानी हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों ये अभिक्रिया जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इस पर इंपॉर्टेंट का चिन्ह लगा दीजिए। महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, बोर्ड में इसमें से जरूर प्रश्न आता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोहे की कील डालते हैं तो क्या बनता है? आयरन सल्फेट बनता है, जिसमें कि कॉपर सल्फेट से कॉपर अलग हट जाता है और कॉपर की जगह क्या जुड़ जाता है? आयरन जुड़ जाता है। इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस विस्थापन अभिक्रिया के बच्चों कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे कि ये अभिक्रिया है 1.25। इस अभिक्रिया में जिंक यानी Zn प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, तीर का निशान ZnSO4 प्लस कॉपर, यानी जो कॉपर सल्फेट था इसमें, जैसे कि ऊपर की अभिक्रिया में भी कॉपर सल्फेट था, इसमें भी कॉपर सल्फेट है। इसकी अभिक्रिया हमने कराई जिंक से, तो जिंक ने फिर से कॉपर को हटा दिया और सल्फेट के साथ कौन जुड़ गया? जिंक जुड़ गया। तो अब ये बन गया जिंक सल्फेट और जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर फिर से अलग हट गया। ऐसे ही अभिक्रिया बच्चों 1.26, ये अभिक्रिया है लेड की यानी Pb। Pb प्लस CuCl2, तीर का निशान PbCl2 प्लस Cu, यानी Pb यानी लेड जो होता है, इस लेड की अभिक्रिया कराई कॉपर क्लोराइड से। इस कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करने पर फिर से ये कॉपर हटेगा बच्चों और इस कॉपर की जगह क्या जुड़ जाएगा? Pb। वेरी गुड, Pb जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा लेड क्लोराइड और इस लेड क्लोराइड के बाद ये कॉपर हट गया तो अलग से कॉपर S यानी कॉपर सॉलिड रूप में अलग हट गया। तो बच्चों जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। आगे चले बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको? अब है 1.2.4 द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं और उनके उदाहरण भी पढ़ रहे हैं। बच्चों क्रियाकलाप 1.10, एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लेंगे, एक अन्य परख नली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लेंगे, दोनों विलयनों को मिला लेंगे तो आपने क्या देखा? चित्र 1.9। चित्र 1.9 में ये प्रयोग बताया गया है। बच्चों बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण, बेरियम क्लोराइड के विलयन युक्त परख नली, इसके ऊपर से हम डाल रहे हैं सोडियम सल्फेट, तो इसका क्या होगा? आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। बच्चों अवक्षेप मतलब जो तलछट जैसा जम जाता है ना, सफेद चूना, तो ये सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से मिलाने पर बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड अलग हट जाता है। ये अभिक्रिया जो है 1.27 अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसको भी बच्चों इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लीजिए। इसकी अभिक्रिया ये हुई Na2 यानी सोडियम और SO4 यानी सल्फेट। अब तो आपको इनके कुछ के तो सूत्र याद हो ही गए होंगे, जैसे Na यानी सोडियम होता है, SO4 यानी सल्फेट होता है, प्लस BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड। और इन दोनों की अभिक्रिया जब हमने करी तो बेरियम सल्फेट बन गया, यानी बेरियम क्लोराइड में से ये टूट गया, बेरियम अलग क्लोराइड अलग हो गया, सोडियम सल्फेट में से सोडियम अलग और सल्फेट अलग हो गया, तो SO4 के साथ Ba जुड़ गया यानी बेरियम सल्फेट बन गया और NaCl
यानी नमक, सोडियम क्लोराइड अलग हट गया। ऐसा क्यों होता है? तो ये द्विविस्थापन का उदाहरण है। ऐसा इसलिए होता है कि बेरियम +2 तथा SO4 2- की अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। ये जो बेरियम सल्फेट है ना बच्चों, ये बेरियम सल्फेट एक अवक्षेप यानी तलछट के रूप में जम जाता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड के सूत्र से आपको पता चल रहा होगा बच्चों, ये किसका सूत्र है दैनिक जीवन में जिसका हम बहुत उपयोग करते हैं? जी बिल्कुल ठीक, नमक का। ये नमक का सूत्र होता है NaCl। जो विलयन में ही रहता है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। बच्चों ये जो परिभाषा है इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, द्विविस्थापन की परिभाषा होती है। अब है क्रियाकलाप 1.2 पर ध्यान दीजिए, जिसमें आपने लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को मिश्रित किया था। अवक्षेप किस रंग का था? क्या आप अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं? इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो बच्चों क्रियाकलाप 1.2 अपने किताब में आप पीछे जाकर देखिए कि इसमें हमने ये लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिश्रित किया था, तो किस रंग के थे वो। अब है 1.2.5 उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं। यह भी रासायनिक अभिक्रियाओं का एक प्रकार होता है। इसको भी समझने के लिए हम क्रियाकलाप 1.11 इसको करेंगे। चाइना डिश, जैसा कि मैंने आपको बच्चों पहले भी बताया था कि चाइना डिश जो होती है वह चाइना डिश एक प्याली की तरह होती है। इसमें 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म करेंगे। आपने क्या देखा? ये देखिए चित्र 1.10 है। कॉपर ऑक्साइड में उपचयन। इसमें जो चाइना डिश है इसमें कॉपर का चूर्ण रखा हुआ है, यानी तांबे का चूर्ण रखा हुआ है। अब इसको गर्म कर रहे हैं डायरेक्ट। तो कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। ये समीकरण 1.28 देख लीजिए, 1.28 कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इनको अगर गर्म किया यानी सिंपल हमने कॉपर को तांबे को गर्म किया है तो बन गया है 2CuO, कॉपर ऑक्साइड ये बन गया। अब ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। यदि इस गर्म पदार्थ CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। यानी इसी अभिक्रिया में क्या करें, अगर हम CuO कॉपर ऑक्साइड जो बना था इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस को अगर छोड़ दें तो यह कॉपर का ऑक्सीजन अलग हट जाएगा, वापस कॉपर बन जाएगी और H2O यानी जल अलग हो जाएगा। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। यानी कि पहली बार कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा था तो हमने कहा इसका उपचयन हुआ है। और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी बच्चों कमी, ये CuO से ऑक्सीजन हट गया ना दूसरी बार में, तो ऑक्सीजन जब हट जाती है तो हम कहते हैं उसका अपचयन हुआ है। तो सिंपल सी भाषा में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन और ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। अभिक्रिया 1.29 में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है यानी कमी हो रही है, इसलिए यह अपचयित हुआ है। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए यह उपचयित हुआ है। तो बच्चों ध्यान देने की बात है कि ये जो समीकरण है ना CuO प्लस H2, इसमें कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन थी वो कॉपर से हटके कहाँ गई? वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ने ले ली तो उसका तो बन गया H2O यानी जल और कॉपर अलग रह गया।
तो कॉपर से ऑक्सीजन हटी और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जुड़ गई। तो जहां से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ यानी हटी, उसका तो हुआ अपचयन, और जहां ऑक्सीजन की वृद्धि हुई उसका उपचयन हो गया। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को, ध्यान देने योग्य बात है बच्चों, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया की। तो इस अभिक्रिया पर आप टिक मार्क कर लीजिए। इसमें से प्रश्न आता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक उपचयित हो, दूसरा अभिकारक अपचयित हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी कि एक पदार्थ का अपचयन हो और दूसरे का उपचयन हो। अब है रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण। बच्चों ये जो दो समीकरण है ना, 1.31 और 1.32, ये जो समीकरण है ये किसका उदाहरण है? रेडॉक्स अभिक्रिया के अन्य उदाहरण हैं। पहला है ZnO प्लस C, यानी कार्बन है उसके साथ ZnO है, तो जिंक में जो ऑक्सीजन लगी है ये जिंक की ऑक्सीजन हट जाएगी और ये ऑक्सीजन हट के कार्बन से जुड़ जाएगी, तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और जिंक अकेला रह जाएगा। इसी तरह से अभिक्रिया 1.32 है MnO2 प्लस 4HCl, तो ये बन गया MnCl2, यानी कि Mn के साथ MnO2 प्लस HCl, यानी Mn के साथ Cl2 हो गया और H वापस से ऑक्सीजन लेके H2O यानी जल बन गया, और जो Cl2 थी क्लोरीन गैस वो अलग हट गई। तो अभिक्रिया 1.31 में कार्बन उपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड और ZnO अपचयित होकर Zn बनता है। ये पहले वाली अभिक्रिया की बात हो रही है। इस अभिक्रिया में Zn से ऑक्सीजन हट गई और कार्बन में जुड़ गई। अब है अभिक्रिया 1.3.2। इसमें क्या हुआ? इसमें HCl Cl2 में उपचयित हुआ और MnO2 और MnCl2 में अपचयित हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये दोनों उदाहरण और ऊपर का कॉपर ऑक्साइड का उदाहरण, ये आप याद कर लीजिए, रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण हैं। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास यानी कमी, ह्रास यानी कमी बताया ना मैंने, और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आ रहा बच्चों तो आप इसी वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करके सुन लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा, और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा, तो उस पर मैं आपके डाउट क्लियर का अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आप इसी तरह वीडियो को देखते रहिए बच्चों। आप देखेंगे, लाइक करेंगे, तभी मैं और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगी। क्रियाकलाप 1.1 पर ध्यान दीजिए, जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन होता है तथा यह श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन होता है। बच्चों आपको ध्यान है, शुरू में हमने मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया था और एक श्वेत पदार्थ का चूर्ण बना था, वो बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपको बताना है मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन क्या हो गई थी? जुड़ गई थी। तो ऑक्सीजन का जुड़ना मैग्नीशियम के साथ कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन है या अपचयन है? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आगे 1.3, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? 1.3.1 संक्षारण।
संक्षारण जो होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊं, यानी जंग लगना, किसी चीज का गलना, संक्षारण होना, इसको आगे पढ़ेंगे, मैं और आगे समझाऊंगी। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है, जैसे कि अपनी कील थी ना अभी, वो कील कितनी चमकदार थी, लेकिन कॉपर सल्फेट में डाली तो वो ब्राउन हो गई। लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। आपने देखा होगा ना, खुले में जब हम लोहा रखते हैं, कुर्सी रखते हैं, बारिश में जंग लग जाती है उसके ऊपर, वो भूरे भूरे रंग का हो जाता है। प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं, यानी लोहा अगर खुले में रख दे तो उस पर जंग लग जाती है। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने देखा है बच्चों, चांदी पर या तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है आपने कभी? इन पर भी जंग लगती है क्या? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है, अम्ल यानी बच्चों तेजाब, यानी नमी या तेजाब के संपर्क में आते हैं, तब ये संक्षारित हो जाते हैं। कौन? धातु। और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो बच्चों ये संक्षारण की परिभाषा थी, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि जब कोई धातु नमी, अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित होती है और इसको संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण है। आपने देखा होगा चांदी के जेवर, आपकी मम्मी की पायल देख लेना, आप काली हो जाती है, वो उसको जंग लगना कहते हैं। चांदी की जंग काले रंग की लगती है और लोहे की भूरे रंग की लगती है। और तांबा जो होता है, तांबे के आपके पास लोटे होंगे, जग होंगे, बर्तन होंगे, तो तांबे के बर्तनों पे हरे रंग की जंग लग जाती है। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। बच्चों ये संक्षारण होता है, ये सही होता है क्या धातुओं के लिए? ये बिल्कुल सही नहीं होता। इसके कारण क्या होता है बच्चों, लोहे की वस्तुएं जो होती हैं उनको क्षति होती है, वो गल जाती हैं। तो लोहे की वस्तुओं के लिए संक्षारण तो एक गंभीर समस्या है। पड़े पड़े लोहा गल जाता है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में बच्चों अधिक जानकारी दी जाएगी। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों विकृत गंधिता 1.3.2। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री। बच्चों वसायुक्त तैलीय खाद्य सामग्री होती है, जैसे चिप्स वगैरह हम खाते हैं, तली हुई कोई चीज हो तेल में, जब हम उसको लंबे समय तक रखते हैं तो उसका गंध कैसी हो जाती है? जब अगर हम चिप्स देखें या कोई पैकेट है पुराना हो जाता है, खोलते ही तो उसमें गंध आती है ना। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्राय तैलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। बच्चों चिप्स या वसा युक्त चीजें जो होती हैं वो उपचयित हो जाती हैं, यानी ऑक्सीजन से वो क्रिया कर लेती हैं, तो उन पर एंटीऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। वायुरोधी बर्तन मतलब बच्चों एयर टाइट बर्तन, एयर टाइट जो डब्बे होते हैं उसमें अगर खाद्य सामग्री रखेंगे तो उनका उपचयन धीमी गति से होगा। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। यानी ऑक्सीजन को हटाकर चिप्स और कुरकुरे की थैली में क्या भरा जाता है? कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि क्या न हो, ताकि उसका उपचयन न हो सके। तो बच्चों ये था आपका पहला पाठ। अब आप मुझे बताइए कि यह पाठ आपको कैसा लगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जल्दी ही मैं हाजिर होंगी इस पाठ के प्रश्न उत्तर का वीडियो लेकर। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों।